दोस्तों, ट्रंप ने सीधा सीधा बोल दिया है कि ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने के खिलाफ जो जो यूरोप देश हैं उनके खिलाफ अब टैरिफ लगाने वाले। भारत पे पहले 50% लगाए हुए और 75% करने वाले, और 500% और एक बिल लाया जा रहा है जिसके जरिए वो डालना चाहते हैं। लेकिन अब यूरोप के देश ही जो अमेरिका के दोस्त थे वही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और तीसरा विश्व युद्ध यहां पे होने की पूरी पूरी संभावनाएं नजर आ रही है 2026 में, जो कि एक बार भविष्यवाणी भी की गई थी। इसी से पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, क्या लगता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या फिर स्पेकुलेशन है? देखिए, आज जो सिचुएशन है उसके हिसाब से थर्ड वर्ल्ड वॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि होगा, क्योंकि जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम पे भी इसी टाइप के एक्शन लिए जा रहे थे। और अगर पहला वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे जर्मनी पे टैरिफ लगा दिए गए थे, जर्मनी को लूटा जा रहा था और उससे बचने के जर्मनी अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया और उसने अटैक करना शुरू कर दिया यूरोपियन कंट्रीज पे। अगर जर्मनी रशिया पे अटैक ना करता तो जर्मनी वर्ल्ड का लीडर होता आज। लेकिन अब थर्ड वॉर की पूरी तैयारी चल रही है और जिस तरीके से ट्रंप यहाँ पे एक्शन लेने लगे हैं, जिस तरीके से ट्रंप की स्टेटमेंट आ रही है। पहले टैरिफ की बात करते थे, पहले उन्होंने कहा कि मैं कनाडा को 51st स्टेट बना लूंगा। कनाडा इनका पार्टनर है, नाटो का मेंबर है। उसके बाद उन्होंने ये कहा पनामा कनाल को मैं अपने कब्जे में ले लूंगा, क्योंकि हमने बनाई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा। और जो ग्रीनलैंड का कंट्रोल है वो है आपके जिस कंट्री के पास है, डेनमार्क के पास है। डेनमार्क नाटो का मेंबर है। तो यहाँ पे हड़कंप बच गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब नाटो कंट्रीज फिर पिला रही है कि क्या करेंगे। आज डेनमार्क को धमकी दी है, कल फ्रांस को देगा, जर्मनी को देगा। फिर से एक स्टेटमेंट दे दी कि अगर मैं नाटो से बाहर आ जाए, अमेरिका बाहर आ जाए तो नाटो जीरो है। इसके ऊपर मेलोनी ने कहा, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, कि आप अपनी बेसिस बंद कर दो, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो ट्रंप जो पॉलिसी है इस टाइम पे वो डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज है। और आप देखिएगा 2-4 साल के अंदर यूएस की ऐसी हालत होगी कि यूएस टोटली साइड लाइन पे किया जाएगा। यूएस से आज सब कुछ ज्यादा डर है वो है नाटो कंट्रीज को, क्योंकि उनकी जमीन पे कब्जा करने की बात कर रहा है। नाटो एक अलाइनमेंट बनी थी सीटों को काउंटर करने के लिए, जो रशिया का अलायंस था उसको काउंटर करने के लिए। वो अलायंस तो टूट गया, नाटो की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आज ट्रंप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, उनको टारगेट करने पे लगे, लूटने पे लगे वर्ल्ड को। इनको ताकत कहां से मिली? जब वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, छोटी सी कंट्री पे अटैक कर दिया। और उसके बाद ट्रंप ने अपना बजट बढ़ा दिया $1 ट्रिलियन से लेकर के $1.5 ट्रिलियन। और कहता है मैं चाइना को काउंटर करना चाहता हूँ, रशिया को काउंटर करना चाहता हूँ। और चाइना ने भी अपना बजट बढ़ा दिया 7.8%। और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इंडिया अपना जो बजट है जीडीपी का उसको इंक्रीज कर देगा 4%, क्योंकि हमें भी चिंता है, कल ट्रंप हमें भी धमकी दे सकता है। ट्रंप जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, एक कहते थे गुंडा है वर्ल्ड का, लेकिन इससे बड़ा गुंडा कोई नहीं हुआ। तो अंडरवर्ल्ड के डॉन बन रहे हैं अपने आप को। और यूएस की इस टाइम पे जो इनकी आपकी करेंसी है वो डाउन चल रही है, क्योंकि इनके बॉन्ड चलते हैं जो $1 ट्रिलियन के थे। चाइना ने इनसे बॉन्ड लेने बंद कर दिए, इंडिया भी बंद कर रहा है अपने बॉन्ड्स, आधे बॉन्ड हमने भी खत्म कर दिए। लेकिन आज देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है वर्ल्ड के अंदर, और गोल्ड सारी कंट्रीज खरीद रही है, चाइना भी ले रहा है, इंडिया भी ले रहा है। इसलिए आज गोल्ड के प्राइस पहुंच चुके हैं, आप देखिए कि हाई पहुंच चुके हैं इतने ज्यादा, 1,45,000। 1,45,000 पहुंच चुके हैं। उसका पर्पज ये है कि सारी कंट्रीज गोल्ड ले रही हैं, क्योंकि डॉलर को डीडॉलरेशन का काम किया जा रहा है ब्रिक्स के द्वारा भी। इंडिया भी चाइना के साथ जो ट्रेड करने जा रहा है वो कर रहा है युआन के अंदर, रुपी युआन के अंदर। और जो आप इसके साथ कर रहा है, जो आपके रशिया के साथ, वो कर रहा है रूबल के अंदर, रूबल रुपये के अंदर। इंडिया यूए के साथ भी यही ट्रेड करने जा रहा है। बहुत सी ट्रेड की जा रही है आपके उनकी लोकल करेंसी के अंदर, बल्कि डॉलर के अंदर नहीं। इससे यूएस को बड़ा नुकसान होगा, उनकी करेंसी गिर जाएगी। और यूएस पहले भी बहुत कर्जे के अंदर है, लेकिन ट्रंप अपने आप को दिखा रहे हैं बड़ा पावरफुल। ट्रंप वर्ल्ड को लूटना चाहते हैं, ट्रंप अच्छा वर्ल्ड की सूद सर, पीस को एक खराब चीज करना और थी चाहते ना, हैं। एक चीज और थी। अभी जो वाणिज्य मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने खुद कहा था कि भारत का भी जो ट्रेड जो समझौता है वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मोदी ने कॉल नहीं किया ट्रंप को। और मोदी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो बात करेंगे तो किसी चीजों में उलझा देंगे। ये तो होगी भारत की उनकी बात। लेकिन ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या है वहां पे? क्योंकि उनकी एयर बेसिस तो ऑलरेडी है अमेरिका की। तो डर किस बात का है वहां पे अमेरिका को? या सिर्फ डर है, या फिर वो एक जमीन कब्जाने का मौके के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट्स बना है वो कई कंट्रीज को मिला के बना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये भी लगता है कि बहुत सी कंट्रीज इनसे अलग हो जाएंगी। और ग्रीनलैंड को लेने का पर्पज है कि लैंड पे कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड के बारे में आपको बता दूं, ग्रीनलैंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड है और ये लोकेटेड है आर्कटिक सी के अंदर।
यहाँ इसकी जो लैंड एरिया है वो है 2.2 स्क्वायर किलोमीटर, और रफली 6 टाइम ज्यादा है जर्मनी की लैंड से, यानी कि जर्मनी से इसका 6 लैंड टाइम का ज्यादा इसका एरिया है। इसकी लोकेशन है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका और आर्कटिक, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्ली वार्निंग मिल जाती है यूएस को अगर उसके ऊपर कोई मिसाइल अटैक होता है, और यहाँ से उसके वेसल्स जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं इस रीजन को कि कोई चाइना की तरफ से या रशिया की तरफ से मिसाइल तो नहीं आ रही। एक जब कोल्ड वार चल रहा था तो उस टाइम पे यूएस ने प्लान किया था यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल का स्टेशन एस्टेब्लिश करने पे लैंड के ऊपर, ग्रीनलैंड के अंदर, और लेकिन यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से वो बेस नहीं बना पाए। एक पिटुफिक स्पेस बेस जिसको पहले जाना जाता था थुले एयरबेस के नाम से, वो यहाँ से ऑपरेट की जा रही है सिंस वर्ल्ड वॉर 2, और करंटली यहाँ से मिसाइलों की मॉनिटरिंग की जाती है। कोई भी मिसाइल अगर आती है यूएस की तरफ या किसी और कंट्री की तरफ, 80% जो ग्रीनलैंड का एरिया है वो आइस से कवर्ड है, और ग्रीनलैंड का जो कंट्रोल है वो है डेनमार्क के अंदर। और यहाँ पे जो वेस्टर्न कोर्ट है इसकी जो कैपिटल है वो है ड्यूक। यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, यूरेनियम भी है, आयरन भी है, और साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑयल और गैस के रिजर्व भी हैं। इसलिए भी यूएस को इसकी इंपॉर्टेंस है, जरूरत है, क्योंकि वो लूटना चाहता है वर्ल्ड को। और यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा था कि ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है यूएस को। यूएस को कोई धमकी नहीं दे रहा, यूएस को कोई अटैक नहीं कर रहा यूएस के ऊपर, क्योंकि रशिया एक तरफ एंगेज करके रखा उन्होंने एक तरफ, और चाइना भी इतना पावरफुल नहीं कि यूएस पे अटैक करे। और ग्रीनलैंड पे जैसे ट्रंप ने कहा कि यहाँ पे रशियन और चाइनीज शिप आते हैं बार बार, ये भी कोई बात नहीं, सिर्फ ये धमकाने की बात कर रहे हैं, यानी कि मिसलीड करने की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम अपने एरिया को यूएस को कभी नहीं देंगे। फिर आपको पता है कि यूएस के अंदर एक मीटिंग हुई जहां पे ग्रीनलैंड के थे और डेनमार्क के लोग थे, और वहां पे एग्रीमेंट नहीं हुआ और टोटल एग्रीमेंट फेल हो गया। ट्रंप ने 2019 में थे, जब ट्रंप 2019 में थे तो उन्होंने यहाँ पे कहा था, जब उस टाइम पे इलेक्शन की बात चल रही थी, कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ ग्रीनलैंड को। और वाइस प्रेसिडेंट जीडी वैंस हैं, वो भी ग्रीनलैंड विजिट किए थे मार्च के अंदर, और ट्रंप के बेटे भी ग्रीनलैंड के अंदर विजिट करके आए थे। और साथ में क्या है कि ट्रंप ने अपना स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किया है ग्रीनलैंड के अंदर 2025 में, जेफ लैंड्री, जो ओपनली अमेरिका को के बारे में बात कर रहा है कि अमेरिका यहाँ पे कब्जा कर लेगा, अपनी आर्मी को भेज देगा। लेकिन इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे खौफ का नजरिया बना हुआ है, और इसको इस टाइम पे यूके भी सपोर्ट कर रहा है, जो यूएस का मेन एलाई है। लेकिन साथ में आता है कि जो डेनमार्क का जो है लोकेशन है वो 3000 किलोमीटर दूर है फ्रॉम ग्रीनलैंड, और यहाँ पे इनका 300 साल से इनका कब्जा भी है डेनमार्क का। लेकिन जब नाजी ने ऑक्युपाई किया था मेनलैंड डेनमार्क को, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, तो उसके बाद जब यूएस की फोर्सेज आई तो उन्होंने उनको निकाल दिया यहाँ पे, और अपनी बेसिस बनाना चाहते थे, यहाँ पे रेडियो स्टेशन बनाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद इनका एग्रीमेंट हुआ ग्रीनलैंड के साथ, और इस एग्रीमेंट के अंदर यूएस ने एग्री कर लिया कि इसका जो बेसिक कंट्रोल दिया जाएगा डेनमार्क को। लेकिन यहाँ पे हमारी प्रेजेंस है कि आज भी वहाँ पे उनकी प्रेजेंस है यूएस की, लेकिन फिर भी चाहता है कि सिक्योरिटी का इशू है। 1953 में इसको बना दिया गया था पार्ट ऑफ डेनमार्क, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर डेनिश सिटीजन थे। 1979 में एक होम रूल ग्रीनलैंड की तरफ से इशू किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप हमारी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करो, लेकिन बाकी या डिफेंस पॉलिसी को कंट्रोल करो, बाकी हम अपने आप को खुद देखेंगे। यहाँ पे जो मेन इनकम है वो है फिशरीज की, क्योंकि 80% इनकी लैंड वहाँ पे आइस है। लेकिन इस टाइम पे जो ट्रंप का मेन पर्पस है ग्रीनलैंड पे कब्जा करने का, वो है वर्ल्ड को धमकाने का। जैसे मैंने कहा कि यूएस ने अपना जो डिफेंस बजट है उसको इंक्रीज कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, 50% बढ़ा दिया। यूएस पूरे वर्ल्ड के अंदर धमकाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को। इसी को देखते हैं अब धमका तो रहा है यूएस अमेरिका ट्रंप, लेकिन अगर कल को वहां पे वो हमला कर देता है तो किसी भी देश की इतनी हिम्मत है कि वो यूएस का सामना करे, उसके खिलाफ खड़ा? मुझे तो नहीं लगता। तो एक तरीके से यूएस जो बोल रहा है वो कर देगा, जैसे उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया। कौन सामने आएगा? कोई भी नहीं आने वाला फिर तो। नहीं तो बेसिकली तो आप तो कब्जा तो कर लोगे, किस पे कब्जा करोगे? क्योंकि ग्रीनलैंड तो आपका पार्ट नहीं है नाटो का, लेकिन डेनमार्क तो उसका पार्ट है ना, डेनमार्क की लैंड है ये। आप इस पे कब्जा करोगे तो आपका नाटो टूट जाएगा, और इसी का खतरा बना हुआ पूरे आपके वेस्ट के अंदर। इस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया क्लोज आ रही है। जैसे आप बात करिएगा
कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की, वो पहली बार चले गए हैं चाइना के अंदर बातचीत करने के लिए, और उनके साथ ट्रेड और बिजनेस की बात चल रही है, यूएस को इग्नोर करके। यूएस इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ देखिए, जर्मनी के चांसलर इंडिया के अंदर आए थे, और इंडिया के अंदर आकर के उन्होंने एक डील साइन कर ली सबमरीन बनाने की, जिसकी बात बहुत साल से चल रही थी, लेकिन इस डील को फाइनलाइज कर दिया गया, जहां पे 6 सबमरीन बनाई जाएगी एट ए कॉस्ट ऑफ $8 बिलियन। साथ में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया इसराइल के साथ 3.3 बिलियन का, कि उनके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे। उसके बाद फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आ रहे हैं, मैक्रोन, और इंडिया के अंदर एक एग्रीमेंट साइन होगा, जिसकी डिटेल सिस्टम में डिस्कस की जा रही है, यानी कि 114 रफाल फाइटर जेट का एग्रीमेंट साइन होने की पूरी उम्मीद है, और वो होगा $25 बिलियन का। इससे यूएस परेशान है। यूएस ने इंडिया को कहा कि हम आपको F-35 देने को तैयार है, लेकिन इंडिया उनसे प्लेन लेगा नहीं, हमें उस पर भरोसा नहीं है। उनका आपके आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर इसको डक कर दिया जाएगा, उनके साथ पूरा एग्रीमेंट किया जाएगा, पूरा इसका सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा, लेकिन इंडिया उनके प्लेन लेगा नहीं। मेन बात है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो अपनी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रही है, क्योंकि हर एक को धमकी देता था। जो जापान, जो इनके ऊपर डिपेंडेंट था अपनी सिक्योरिटी के लिए, उसने अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जो ट्रम्प कर रहा है, मैंने आपसे जैसे कि पूछा था अभी कि कोई देश कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो अभी 7 जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने साइन भी कर दिए हैं और कहा भी है कि हम इस चीज के खिलाफ है जो ट्रम्प कह रहा है। अब उन्होंने धमकी भी दे दी है ट्रम्प ने कि मैं सब पे टैरिफ लगा दूंगा जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा। 500% टैरिफ जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है वो ऑलरेडी वो उन्होंने उनकी बिल ले आए हैं और अभी वो पास होना बाकी है। जो ईरान के साथ भी करेगा व्यापार, उसके साथ भी वो कर रहे हैं। तो एक तरीके से मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये सिर्फ काम करने के लिए नहीं, कुछ चीजें ये डराने के लिए भी कर रहा है। जैसे कि पहले इन्होंने एक हवा बना दिया था और पीछे से जाके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया। तो क्या ये जो ग्रीनलैंड की बात की जा रही है, ये ईरान पे हमला करने की योजना बना रहे हैं, बस वहां से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, ईरान का इश्यू अलग है। ईरान पे हमला करेंगे नहीं करेंगे मैं आपसे अलग बात करेंगे, लेकिन ये जो इश्यू है ये एक्चुअली दुश्मनी पाल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। जो दोस्त अपने दोस्तों को धोखा देता है, अल्टीमेटली उसका एंड होता है। और यूएस का जब एक्चुअली क्या है कि यूएस का इस पे दिमाग खराब हो चुका है, ट्रंप का दिमाग खराब हो चुका है। ट्रंप अपने दोस्तों को हिट कर रहा है, अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या अपने दिमाग से कर रहा है ट्रंप? देखिए, मेन क्या है आपको मैं बताऊं, मेन क्या है कि इनकी डीप स्टेट है। डीप स्टेट अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ भी काम करते हैं, और ट्रंप को जो डीप स्टेट है उसने 3 बार अटैम्प्ट भी की थी इनके ऊपर इलेक्शन से पहले। जब ट्रंप इंडिया के अंदर आए थे 2020 में, तो आपको पता है कि दिल्ली के अंदर धरने चल रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन चल रही थी, किसान की एजिटेशन चल रही थी। वो उस टाइम भी चल रही थी जब ट्रंप इंडिया के अंदर आए, और वो जो काम किया जा रहा था डीप स्टेट के द्वारा। उसके बाद जब जेडी वांस इंडिया के अंदर आए थे, इनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे, अपनी वाइफ के साथ आए थे, आगरा गए थे, उस टाइम पे पहलगाम पे अटैक कर दिया पाकिस्तान ने, और वो भी डीप स्टेट का काम था। डीप स्टेट की मर्जी से किया उन्होंने काम। तो आज जो इनकी डीप स्टेट है वो इनके प्रेसिडेंट के खिलाफ भी काम कर रही है, और आज ट्रंप टोटल कंट्रोल में आ चुके हैं डीप स्टेट के, और वो ही इनका नुकसान करेगी। आज अगर यूएस का डाउनफॉल की तैयारी चल रही है, वो चल रही है डीप स्टेट के द्वारा। और ट्रंप, आप देखिए, मैं एक और आपको बता अच्छा सूद सर, डीप स्टेट की आप बात कर रहे हो कि पूरी तरह से कंट्रोल में है, तो क्या ये वो जो एप्स्टाइन फाइल आई थी उसकी वजह से है या कुछ और मैटर है? कैसे ये कंट्रोल में आ गए? देखिए, आपको मैं सिंपल से बता दूं कि जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे 3 बार उनकी लाइफ पे अटेम्प्ट की गई थी। एक गोली बच गई थी उनके कान के पास, शायद उनको मारने की तैयारी थी। इससे पहले एक और यूएस का प्रेसिडेंट था, जॉन एफ कैनेडी, जिनका मर्डर किया गया था। जॉन एफ कैनेडी डीप स्टेट की बात नहीं मान रहे थे। डीप स्टेट कभी भी उनको हेल्प नहीं कर रही थी कि आप ब्लैक्स को सपोर्ट करो। वो ब्लैक को सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया के साथ रिलेशन को डेवलप कर रहे थे, उनको गोली मार दी, और यही काम था डीप स्टेट का। ये बात के बहुत खुलासे हो चुके हैं। जो यूएस के बहुत से सीआईए के लोग हैं, उन्होंने इस बात को क्लियर किया, और ट्रंप को डरा कि अगर मैं डीप स्टेट की बात नहीं मानूंगा तो मेरा भी मर्डर हो सकता है। लेकिन साथ साथ जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, देखिए, जब आदमी की एक अकल फिर जाती है तो समझिए कि उसका अंत आ चुका है। यूएस का अंत इस टाइम पे क्लोज है। यूएस डिस्ट्रॉय होगा, यूएस की इकोनॉमी खराब होगी, यूएस के डी-डॉलराइजेशन होगा, और बहुत सी कंट्रीज से काम कर रही हैं। अगर अब देखिए, बहुत सी कंट्रीज इस टाइम पे इंडिया की तरफ मूव कर रही हैं, बहुत सी कंट्रीज मूव कर रही हैं चाइना की तरफ। बहुत सी कंट्रीज चाहते हैं कि अब रशिया भी अपना रोल प्ले करे, क्योंकि रशिया को इन्होंने उकसा के रखा है, इन्वॉल्व करके रखा है वार के अंदर, ताकि रशिया कमजोर हो। लेकिन रशिया जिस तरीके से अपने आप को सस्टेन कर रहा है, उससे लोगों को लगता है कि रशिया एक स्ट्रॉन्ग पावर बन सकता है वर्ल्ड के अंदर। और रशिया ने किसी पे अटैक नहीं किया। आप वर्ल्ड की हिस्ट्री देख लीजिएगा इतने साल की, रशिया ने क्या अटैक किया। इवन सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर रशिया अलग था, जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया। लेकिन ये भ्रम बनाया हुआ है यूएस के द्वारा, यूएस की डीप स्टेट के द्वारा,
कि रशिया से हमें खतरा है, और उसी चक्कर में इन्होंने यहाँ पे अटैक करा दिया, यानी कि यूक्रेन को उकसा दिया, और कि वहां पे मिसाइल लगा देंगे, उसको ज्वाइन करा देंगे नाटो के अंदर, और तभी रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। देखिए आपको एक और बात बता दूं कि ये अपनी बेसिस बनाना चाहते थे इंडिया के अंदर, इंडिया ने मना कर दिया। फिर श्रीलंका के अंदर इन्होंने ट्रिंकोमाली पे बेस बनाने की बात की थी यूएस ने 1980s में। तो इंदिरा गांधी ने अपने एलाइज से कहा, अपने जो सिक्योरिटी वाले कहते हैं किससे कैसे बचें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अमेरिका हमारे पास बेस बनाए। तो उस टाइम पे हमने वहां पे एक एलटीडी खड़ी कर दी थी श्रीलंका के अंदर, ताकि अमेरिका की बेस ना वहां बने। जब से ये क्लोज आए इंडिया के, यानी कि बांग्लादेश के अंदर डीप स्टेट की एंट्री हुई है और वहां पे इन्होंने रिमूव कर दिया शेख हसीना को, तब से पीएम मोदी पे भी अटेम्प्ट की गई थी। जब पीएम मोदी चाइना के अंदर गए थे अगस्त 31 को 2025 को, क्योंकि यूएस जहां भी जाएगा वहां पे उस कंट्री को बर्बाद कर देगा, जैसे पाकिस्तान को बर्बाद किया, उसी तरीके से यूएस इंडिया को घेर के बर्बाद करना चाह रहा है। आज नहीं पहले से हमारे बहुत से प्राइम मिनिस्टर को मारा, 2 प्राइम मिनिस्टर को मारा इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री को और दूसरा मारा था इन्होंने इंदिरा गांधी को, क्योंकि दोनों ही ने इंडिया को न्यूक्लियर बम बनाने की बात की। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था मैं इंडिया को न्यूक्लियर बम दूंगा, इसलिए उनको मार दिया गया। एक सीआईए के आदमी ने इसका डिस्क्लोजर भी किया। दूसरा, इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर ब्लास्ट करा दिया था, उसको मारने की पूरी कोशिश की, फिर उसको मार भी दिया। और जयप्रकाश नारायण को भी डीप स्टेट की सपोर्ट थी। जो भी इंडिया के खिलाफ काम करता है उसको डीप स्टेट सपोर्ट करती है, क्योंकि वो इंडिया को स्ट्रांग दिखना नहीं चाहता है। यूएस चाहता है कि मैं अकेला सुपर पावर बना रहा हूं, इसीलिए रशिया को उन्होंने इन्वॉल्व करके रखा यूक्रेन वॉर के अंदर। लेकिन आज सारी की सारी गेम क्लियर हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज को भी, कि ये सारा का सारा जो गेम प्लान है वो है यूएस का। और आज ट्रंप एक मास्टरमाइंड बने हुए, एक अच्छा, दादा कनाडा बने ने हुए। भी बोल दिया है सूद सर, कनाडा ने बोल दिया है कि जो नाटो का अनुच्छेद 5 है उसके तहत वो ग्रीनलैंड की संप्रभुता के लिए खड़े रहेंगे। यानी कि अगर युद्ध की स्थिति आती है, सैन्य टकराव की, तो कनाडा अमेरिका के खिलाफ खड़ा रहेगा। ये जो उनके प्रधानमंत्री हैं अभी कनाडा के, उन्होंने कहा, साफ शब्दों में तो युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बट उन्होंने अनुच्छेद 5 के बारे में बात कही है, जिसके अनुसार आप ग्रीनलैंड की संप्रभुता के लिए खड़े होंगे। यानी कि नाटो के अंतर्गत आता है कि किसी देश पर हमला होता है तो, यानी कि चाहे वो नाटो का देश भी क्यों ना हो, अगर वो हमला करता है तो उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा होना, उसकी संप्रभुता के लिए खड़ा होने के लिए कनाडा ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं। और आप जैसा बता रहे थे कि और भी देश इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो कुल मिला के ये अपने देशों से जो दुश्मनी मोल ले रहे हैं, ये उल्टी भी पड़ सकती है। लेकिन अमेरिका, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस तरीके से बर्बाद होगा सूद सर, क्योंकि जहां पे इनको लगेगा ना कि यहाँ पासा उल्टा पड़ रहा है, और जो देखा है पहले की हिस्ट्री में देखा है, तो वहां से थोड़े पैर पीछे खींच लेंगे। फिर जो देश इनके खिलाफ है धीरे धीरे उनको एक एक करके ये टारगेट करते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं या उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जैसा कि ये करते आए हैं। एक मैं आपको बात बता दूं, इंडिया के खिलाफ टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ लगा दिया, क्या में फर्क पड़ा? हमारी इकोनॉमी कैसे बूस्ट कर रही है? हमारी इकोनॉमी चल रही है इस टाइम पे 7.8% की, टैरिफ के बावजूद। और इनके टैरिफ के बावजूद हमारे बहुत सी कंट्रीज के साथ रिलेशंस को डेवलप किया गया। ईयू के साथ हमारा एफटीए साइन कर दिया गया, जर्मनी ने भी यहाँ पे एग्री कर दिया कि हमारे साथ एफटीए एग्रीमेंट साइन करेंगे। ब्रिटेन के साथ हम कर चुके हैं, फ्रांस के साथ हम करेंगे बहुत जल्दी। और जब ईयू के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया तो हमारा क्या इन्होंने बिगाड़ लिया? देखिए यूएस बाकी काम कर सकता है, यूएस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन यूएस वार लड़ने के लिए खुद तैयार नहीं है। यूएस हमला तब करता है जब उसको वीक कर दिया जाता है। यूएस ने जब ईरान पे हमला किया तो उस टाइम पे इजराइल ने पहले हमला किया था, इजराइल ने जब उसको वीक कर दिया, उसके डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब यूएस ने एंट्री की वहां पे। और जो वेनेजुएला की बात करें, वेनेजुएला छोटी कंट्री है, वेनेजुएला में तेल तो लेना था इनको, साथ में इनको लेने थे वहां पे जो मिनरल्स हैं, साथ में गोल्ड और सिल्वर चाहिए था। और उसी से पहले, अटैक से पहले, वेनेजुएला ने अपना जो गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व से वो भेज दिए थे यूएस के अंदर, रशिया के अंदर और चाइना के अंदर। 2 वहां पे प्लेन आए थे बड़े बड़े, कई सौ मेट्रिक टन का जो गोल्ड और सिल्वर था उनको वहां भेज दिया, $10 बिलियन के भेज दिए। वहां पे ऑयल के, गोल्ड के रिजर्व भी हैं। देखिए यूएस की, अगर आपका दिमाग खराब हो जाए, पागल आदमी रूल करे कंट्री को, तो क्या होगा? यूएस के अंदर इसी तरीके से एक पागल आदमी बैठा है, जब टैरिफ की बात करता है फिर किसी को धमकी देता है उसको। फिर आप देखिए ना, एक किस टाइप का प्रेसिडेंट है। जो वेनेजुएला के अपोजिशन के लीडर थे उसको पहले इन्होंने पीस प्राइज दिया, नोबेल पीस प्राइज, फिर कहते मुझे दे दो, फिर वो भी इन्होंने ले लिया। तो जो कमेटी थी उससे कहा आप तो मजाक कर रहे हो, प्राइस हमने किसी को दिया, आप उसको लेके कब्जा लेके अपने घर बैठ गए, ये आपका प्राइस तो है ही नहीं। तो जो आदमी, जो प्रेसिडेंट इस लेवल की बात करता है, आप क्या सोच सकते हैं? और जो आदमी आसिफ मुनीर को अपनी गोदी में बिठाता है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ओके। तो मतलब कुल मिला के अभी यहाँ पे
युद्ध हो सकता है और अमेरिका ये पूरे पूरे चांस ले रहा है, क्योंकि अमेरिका डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने आप को डूबता हुआ ना दिखाने के लिए पूरे वर्ल्ड में ही क्राइसिस करवा दो या युद्ध करवा दो, वो जो पुरानी रणनीति रही है उस पे काम कर रहा है। देखते हैं अभी आगे होगा क्या। आप लोगों से भी निवेदन है, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मोदी जो संभाल रहे हैं भारत को, वो सही से संभाला हुआ है, बचाया हुआ है। राहुल गांधी जैसे लोग बार बार बोलते हैं कि आप ट्रम्प से क्यों नहीं मिलते, वो कैसे काम कर रहे हैं। और इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।